हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इको से। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी और प्री बोर्ड्स के लिए भी। अगर आपको चैप्टर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, निर्वाह कृषि क्या होती है। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें किसान अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते हैं, बाजार के लिए नहीं, ना ही मुनाफे के लिए। और ये भी देखने को मिलता है कि जो निर्वाह कृषि होती है इसमें प्रौद्योगिकी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी वजह से इसमें प्रोडक्शन भी आपका कम होता है। इसको आप क्या कहते हो, निर्वाह कृषि कहते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है, कृषि के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, निर्वाह कृषि में जो किसान होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि करते हैं। वहीं पे व्यवसायीकरण का मतलब है कि व्यवसाय के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ के लिए यहाँ पर कृषि की जा रही है। और दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी होती है। साथ साथ जो सरकारें होती हैं वो भी किसान को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। किस चीज़ में, उनको खाद्य पदार्थ देती हैं। इस प्रकार उनकी मदद की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। अब इसके पीछे कारण भी ये है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि किसानों को किस तरीके से गरीबी दूर की जाएगी, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके के फार्मर्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से कृषि का व्यवसायीकरण किया गया ताकि वो अपनी जो इनकम है, जो उनकी आय है, उसको बढ़ा सके। ठीक है। कृषि का व्यवसायीकरण स्व उपभोग के लिए खेती से बाजार के लिए खेती के लिए बदलाव को संदर्भित करता है। मतलब खुद के लिए कर रहे हो आप खेती, और साथ साथ मतलब खुद का तो एक तरीके से उपभोग करोगे ही आप, साथ साथ बाजारों के लिए भी आप क्या करोगे, उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो फोकस होता है वो बाजारों पर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना व्यवसायीकरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जनसमूह के पिछड़ेपन और गरीबी के दो प्रमुख संकेतक बताइए। इसमें यह बताना है कि दो संकेतक, ऐसे दो संकेतक जिसके बारे में जिसको पढ़ते ही आपको किसी भी देश के बारे में पता लग जाए, किसी भी समाज के बारे में पता लग जाए, किस तरीके की सोसाइटी है वहाँ पर। तो देखने को मिलता है उच्च मृत्यु दर। उच्च मृत्यु दर कहाँ पर पाया जाता है, देखने को मिलता है जो गरीब देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे आपको उच्च मृत्यु दर देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, कम जीवन प्रत्याशा। ठीक है, कम जीवन प्रत्याशा है मतलब लोग वहाँ पर कम जी रहे हैं, जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर कम है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेगा। बहुत सी आपको अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएंगी। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि उच्च मृत्यु दर और कम जीवन प्रत्याशा भारत में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे। 1950s की, 1947 की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों इंडिकेटर्स भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पाए जाते हैं, यानी कि भारतीय समाज में भी इस तरीके के संकेतक थे। अब आता है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, व्यावसायिक संरचना को परिभाषित करें। मतलब व्यावसायिक संरचना क्या होती है, जैसे कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने लोग लगे हुए हैं और किस तरीके से अपनी आय कमा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संरचना। अब समझते हैं। पहला आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आती है, कृषि में लोग लगे हुए होते हैं। दूसरा आता है फिर आता है प्राथमिक के बाद द्वितीय, ठीक है, जिसमें आपका उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है आपका तृतीय क्षेत्र, जिसमें आपके क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में आप सर्विस सेक्टर कहते हो, हिंदी में आप सेवा क्षेत्र कहते हो। ये तीनों के तीनों आपके क्या आ जाते हैं, क्षेत्र आ जाते हैं। और किसमें कितने कितने लोग लगे हुए हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं किस में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, फिर सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, और फिर आपके उद्योगों में लगे हुए हैं। ये आपकी क्या व्यवसायिक संरचना है, कौन कौन से क्षेत्र में कितने कितने लोग लगे हुए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इसी वजह से इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ग्रेट ब्रिटेन में भेदभावपूर्ण व्यापार नीति ने औद्योगिक क्रांति की सफलता में किस प्रकार योगदान दिया। देखने को मिलता है जब ब्रिटेन यहाँ पर आता है भारत में तो बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण नीति करता है, और इसी वजह से जो हमारे लघु उद्योग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी की वजह से जो हमारे देश के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पूरे के पूरे भारतीय समाज में संकट पैदा हो जाता है क्योंकि रोजगार की कमी हो जाती है। और इसी वजह से जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, चाहे उद्योगों का क्षेत्र, इन सब में आपको कमी देखने को मिलती है।
और इसके साथ साथ ये देखने को मिलता है भारत में तो बहुत सी परेशानी आई, पर जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है उसमें बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिच होते चले जा रहा है और उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है। इसी वजह से कहते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया। हमारा चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे तृतीय क्षेत्र हो, सबको उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, नष्ट करते चले गए। फिर क्या आता है, भारत को किए जाने वाले ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के आयात पर निःशुल्क के कारण इन वस्तुओं के लिए घरेलू मांग में वृद्धि हुई। ठीक है, अब क्या है, जो ब्रिटेन से सामान आ रहा है वो जनरली किससे बना होता है, मशीनों से बना हुआ है, और इसी वजह से उनका दाम कम है। इसी वजह से देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे इंडियन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और लोगों को मजबूरी में वो कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये हुआ कि उन कपड़ों की हमें आदत लग जाएगी, वो हमें पसंद आने लगेंगे, वो अलग बात है, पर पहले वो कपड़े हम पे थोपे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है, भारत से कच्चे माल के निर्यात पर निःशुल्क से ब्रिटेन उद्योग के लिए निम्न लागत आयातों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। यहाँ से कोई भी कच्चा माल अगर जाएगा ब्रिटेन में तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या था, यहाँ के जो व्यापारी उनको फ़ायदा महसूस नहीं हो पा रहा है, और कोई भी बना हुआ अगर सामान जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, और महंगे होने की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी डिमांड उसमें कम होती जा रही है, और पूरा का पूरा जो आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी कि औद्योगिकरण है उसको नष्ट किया जा रहा है भारत में। इसी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो ढांचा है वो खराब होता चला गया। इसी वजह से ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्या भारत में अंग्रेजों का कोई सकारात्मक योगदान था, चर्चा करें। तो देखने को मिलता है कुछ कुछ सकारात्मक योगदान रहा अंग्रेजों का, जिससे भारत को आगे बढ़ने में थोड़ी सहायता मिली, लेकिन ये जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो अंग्रेजों ने हमें जानबूझ के नहीं दिए, वो हमें बाय लक, ठीक है, किस्मत से मिले हैं। सो पहला पढ़ रहे हैं हम, किसानों के व्यावसायिक दृष्टिकोण ने निर्वाह की जगह लेना शुरू कर दिया, जो कि किसान का उत्पादन निर्णय था। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम निर्वाह कृषि कर रहे थे, अब उसी जगह धीरे धीरे अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अब हम भी किसके ऊपर जा रहे हैं, व्यावसायिक कृषि की तरफ जा रहे हैं, जिससे किसानों की प्रति व्यक्ति आय में कुछ बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। लेकिन आपको ये याद रखना है, व्यावसायिक जो कृषिकरण किया, व्यावसायिक जो दृष्टिकोण आया है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो अनाज है उसकी कमी देखने को मिली, और बहुत से लोग अकाल के मुंह में जाते चले गए। सेकंड पॉइंट आपका आता है, आधारित संरचना विकास के मध्यस्थ में योगदान के अक्सर सृजित हुए। कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसमें मजदूर के तौर पर भारतीयों ने काम किया और कुछ अपनी जो आय है उसको सृजित किया। इसी वजह से उनकी थोड़ी सी हालत सुधरी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है आपको, यातायात के तीव्र साधनों के विकास से अकालों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया, मतलब सही ढंग से उसको नियंत्रित किया गया। जैसे कि यातायात के साधन में आ सकता है, रेलवे का निर्माण हो रहा है, तो रेलवे के निर्माण में काम करने के लिए भी आपको लोग चाहिए। इसी वजह से कुछ लोगों को वहाँ पर भी रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, और इसी वजह से वो अकाल जैसी जो स्थिति अंग्रेजों ने पैदा की थी, अब उन्हीं स्थिति से बचने के लिए देखने को मिल रहा है कि ये साधन बन के आया है, क्या, आपका यातायात का साधन। चौथा आता है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली से मौद्रिक विनिमय प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। कहने का मतलब क्या, पहले क्या कर रहे थे, हम सामान के बदले सामान बेचते थे, वस्तु के बदले वस्तु बेच रहे थे, उससे क्या होता है, व्यापार सही से नहीं हो पाता है। वस्तु के बदले जब आप वस्तु देते हो तो समझ नहीं आता है कौन सी वस्तु की कीमत क्या आंकनी चाहिए। इसी वजह से क्या, मौद्रिक नीति यानी कि पैसा आ चुका है तो व्यापार करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। अब आता है फिफ्थ पॉइंट आपके पास, कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकास की एक अन्य निर्माण शर्त के रूप में उभरी। अब क्या है, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाएगा, ये भी हमने ब्रिटिशर से सीखा। आपका लेजिस्लेचर किस तरीके से काम करेगा, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करेगा, जुडिशरी किस तरीके से काम करेगा, इन सब को समझा हमने। ठीक है, और ये भी देखा किस तरीके से आपका जो ब्यूरोक्रेसी है ये किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, सारा का सारा प्रशासनिक सेवाओं को समझना, पुलिस के साथ पूरे के पूरे ढांचा किस तरीके से बनाया जाएगा, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ कुछ सकारात्मक पॉइंट थे जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। मतलब कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिससे आपको समझना है। ठीक, स्वतंत्रता के समय कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विशेषताएं थी जिनको आपको समझने की जरूरत है। तो पहली आती है आपकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था, और पिछड़ी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है
जिसमें जो आपके सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो आपके उन्मूलन के तरीके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वीक दिखाई देते हैं। फिर आता है आपका कृषि का प्रभुत्व। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं किस में लगे हुए हैं, कृषि पे आश्रित हैं, इसी वजह से उनकी जो आय है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट निकल के आता है आपका धूमिल औद्योगिकरण। धूमिल औद्योगिकरण का मतलब है जो गति है औद्योगिकरण की वो बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका आयात पर भारी निर्भरता। आयात पर भारी निर्भरता देखने को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को अपने देश में बनाते नहीं है, इसी वजह से दूसरी कंट्रीज़ पे आपको निर्भर होना पड़ रहा है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीमित शहरीकरण। ज़्यादातर जो जनसंख्या है तो कहाँ रह रही है, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। तो देखने को मिलता है 86% यानी 86% जो पॉपुलेशन है आपकी वो कहाँ रह रही है, गांव में रह रही है, और बाकी 14% या 14% कहाँ रह रही है, आपके शहरों में रह रही है। इसी गैप को भरने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आई। फिर आता है आपका असामंती अर्थव्यवस्था। ना ही आप पूंजीवादी हो और ना ही आप साम्यवादी हो, इसी वजह से दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिली। और ठहरी हुई अर्थव्यवस्था से मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसकी दर आगे नहीं बढ़ रही है। तो जिसमें दर आगे नहीं बढ़ती है तो हम जानते हैं रोजगार के साधन भी उपलब्ध उसमें नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन के आपको उभर रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हुए आपको चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत पारंपरिक हस्तलिपि उद्योगों का किस प्रकार विनाश हुआ। आपको ये देखना है कि जो आपका हस्तशिल्प है, यानी कि जो आपके वस्त्र बनाए जा रहे हैं, चाहे आपके पत्थरों के ऊपर कारीगरी की जा रही है, चाहे वुडन कारीगरी है, किसी भी प्रकार की जो कारीगरी है उसको किस तरीके से नष्ट किया गया, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है। पहला आता है आपका राज्य की भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। राज्य की भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति भी एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरती है, क्योंकि जो अंग्रेजों की सरकार जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, उनको टैरिफ लगाने की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। तो मशीनों से बना सामान सस्ता होता है और ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इसी वजह से हाथों से बना सामान उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता। मांग का नया स्वरूप। अब हम भी दूसरों की तरफ, दूसरे मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब हम धीरे धीरे मशीनों से बने सामान की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से जो हमारा पूरा का पूरा रंग है, ढंग है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, सब एक तरीके से देखने को मिलता है यूरोप की तरह हम एक तरीके से बनना चाहते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन के उभरता है। ठीक है, अब ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे जरूर ज्वाइन करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी चलती रहेगी। बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स दोनों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।